हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ, उदाहरण के साथ, मतलब एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आपको रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकारों की क्या परिभाषा है, उन परिभाषा के आधार पर उदाहरण भी हैं। आपको उदाहरण के जरिए अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको ये सभी परिभाषाएं रटनी ना पड़े। केवल आपको इस एग्जाम्पल को समझना है। इस एग्जाम्पल को यदि आप समझ लेते हैं तो इन सभी को समझना चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के इस प्यारे से सेशन में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर से रिलेटेड हमारा यह टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के क्या प्रकार हैं, उनके क्या परिभाषा हैं, क्या उदाहरण है, ये सभी मैं आपको आज के इस प्यारे से सेशन में बताऊंगा। तो आप लोग को वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप हमारी एक एक बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आपको कहीं पर कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप हमारे मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये हमारा एमसीक्यू में आता है कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के यूपी बोर्ड साइंस के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें रासायनिक अपक्रिया चार ही प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, संयोजन अपक्रिया को हम और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है योगात्मक अपक्रिया। क्या, योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं इसे अपक्रिया। ठीक है, इसे हम योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस जो संयोजन अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिभाषा क्या कह रहा है, पहले एक बार परिभाषा को हम पढ़ेंगे, फिर आपको उदाहरण के रास्ते समझाएंगे कि यह परिभाषा आखिर बना कैसे। ठीक है, तो देखो, वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। अब हमारा यहाँ पर वर्ड आया है क्या, अभिकारक। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वर्ड आया है अभिकारक। आपके मन में जरूर डाउट आ रहा होगा कि यह अभिकारक क्या है भाई। तो अभिकारक अभी मैं बताऊंगा, केवल आपको इसको पढ़ना भी। तो वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, संयोग का अर्थ क्या होता है भी मैं आपको बताऊंगा, करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। नहीं समझे? अब देखो क्या कह रहा है आपको समझना है। हमारे इस परिभाषा में तीन वर्ड आए हैं। पहला अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। दूसरा है कि हमारा अभिकारक, तीसरा है संयोजन। ठीक है, ये तीनों वर्ड का मतलब आपको पहले बता दूं। तो देखो, जो हमारा अभिकारक है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया क्या, जल ले लिया, क्या ले लिया, मतलब वो ले लिया, क्या बोलते हैं, चूना ले लिया, और चूने का पानी ले लिया। अब दोनों को आपस में मिला दिया। तो हमने देखो, जो हमने चूना लिया, क्या लिया, हमने लिया चूना लिया, फिर प्लस हमने पानी लिया, क्या लिया, पानी। दोनों को हमने मिलाया तो हमारा मिला क्या बना, चूना पानी, यानी चूने का घोल बना। क्या बना, चूना का घोल बना। क्या बना, चूने का घोल। तो हमने जो चूना लिया और जो पानी लिया, ठीक है, जो हमने चूना लिया और पानी लिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक
कारक कहते हैं। तो प्रारंभ में जिन पदार्थों को हम लेते हैं, जिनसे नया पदार्थ बनता है, अपक्रिया होने के बाद उन्हें ही अभिकारक कहा जाता है। जैसे हम चूने का घोल बनाने के लिए पहले हम चूना लेते हैं, पानी लेते हैं, तब हमारा जाके चूना के घोल बनता है। तो जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और जिनसे बनता है, जिससे बनता है, जिसके प्रयोग से बनता है, जिनसे अपक्रिया होने पर बनता है, ठीक है, जिन पदार्थों को हम प्रारंभ में लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे हमें चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए हम पहले पानी लेंगे, फिर चीनी लेंगे, फिर पत्ती, चाय की पत्ती लेंगे, फिर अदरक लेंगे, लौंग लेंगे। तो ये सब जो हम आपस में ले रहे हैं, मतलब पानी लिया, चीनी पत्ती लिया, उसके बाद हमने लौंग लिया, इलायची लिया, तो ये सब हमारे क्या है, अभिकारक हैं। लेकिन ये सब आपस में अभिक्रिया करके, क्रिया करके बाद में क्या बनाते हैं, चाय। तो जो हमारा चाय बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वर्ड का अर्थ समझ में आ चुका होगा। तो अभिकारक मतलब क्या होता है। अभिक्रिया जब आपस में जब दो या दो से अधिक, मतलब जैसे जो चीनी हुआ, पानी हुआ, जब आपस में उनको मिला देते हैं तो आपस में वो क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो वही हमारा अभिक्रिया हो जाता है, जो क्रिया करते हैं। फिर होता है संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो संयोग का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। संयोग का अर्थ होता है जुड़ना। तो देखो, तो इस परिभाषा में अभिक्रिया, अभिकारक, संयोग, इन तीनों शब्दों का आप अर्थ जान चुके हैं। अभिक्रिया में होता है जब आपस में क्रिया करते हैं। अभिकारक प्रारंभ में जो हम लेते हैं। संयोग मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, क्या होता है, जुड़ना। तो इन तीनों शब्दों को आप समझना था। बस देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो, अब हम उदाहरण के रास्ते आपको समझाएंगे। हमारा उदाहरण से क्या कह रहा है, देखो, हमने लिया हाइड्रोजन। क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। फिर हमने लिया ऑक्सीजन। क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, क्या किया, जोड़ दिया। जब इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम जल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम जल कहते हैं। तो देखो, इस अभिक्रिया में कुछ भी नहीं कह रहा है कि प्रारंभ में हम जो दोनों अभिकारकों को लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इन दोनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो यही अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक, ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों को आपस में मिला देते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है, तो इस तरह के अभिक्रिया को ही संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब इसमें जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें योगात्मक कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं जल। हाइड्रोजन जो होता है यह हमारा गैस होता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है यह भी हमारा क्या होता है, गैस होता है। तो यहाँ पर मैंने जो समीकरण लिखा है, इस पूरे को कहा जाता है समीकरण। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कोई भी हम क्रिया लिखेंगे, कोई भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे, उसको बैलेंस करना होगा। तो देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तीर के इस तरफ और तीर के उस तरफ दोनों का बैलेंस, मतलब जितने ये होने चाहिए उतने वो भी होने चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, नहीं, यहाँ पर 2 नहीं करेंगे। देखो, यहीं से मिस्टेक होती है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पहले हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। यह मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि इसे बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझिए। देखो, तो आपको संयोजन अभिक्रिया उदाहरण के साथ समझ में आ चुका होगा। जब दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और नया पदार्थ बनता है तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारकों का आपस में जुड़ना ही, जुड़ने पर जो नया पदार्थ बनता है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो केवल एक नया पदार्थ बनेगा। अब बात करते हैं दूसरे अभिक्रिया, यानी कि दूसरी प्रकार नंबर 2, यानी कि टाइप्स ऑफ सेकंड क्या है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, संयोजन में होता है जुड़ना। पहले मैं इस अभिक्रिया वियोजन
बियो का अर्थ बता देता हूँ। बियो का अर्थ होता है बिछड़ना, अलग होना। बियो का अर्थ होता है वियोजन। वियोजन मतलब होता है अलग होना, अलग होना, ठीक है। और जैसे ये दोनों एक है, वियोजन जब शब्द आ जाएगा तो ये दोनों अलग हो गए, तो इसे हम कहते हैं वियोजन। अब बात है अपक्रिया की, तो हमारे रासायनिक चीज़ों में जो होता है इसे ही हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो वहाँ पर जब आपस में जुड़ रहे थे तो हम संयोजन कहते हैं, लेकिन जब इनका बंधन टूट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे हम वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, वियोजन शब्द आपको समझ में आ चुका होगा, उसका अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं वियोजन अपक्रिया, ठीक है। वियोजन अपक्रिया का परिभाषा है वे अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। पहली बात, एक बात आपको और बता दें, जो हमारा वियोजन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है एक और अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया भी वियोजन अपक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया का परिभाषा है वे अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अपक्रिया कहा जाता है, उसे अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। उदाहरण जैसे देख लीजिए, यह हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा चूने का पत्थर होता है। चूने का पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। नहीं समझे? अब देखो, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। आप एक ईंट लीजिए, ठीक है, पूरा एक मतलब खड़ा ईंट लीजिए, ईंटा जिसे हम ईंटा बोलते हैं गांव में, उस पूरे ईंटे को लीजिए, आप उसको क्या कीजिए, पटक दीजिए, फेंक दीजिए, ठीक है, फेंक दीजिए। आप उसको जब फेंक देंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब टूट जाएगा, कुछ ना कुछ टुकड़ों में टूट जाएगा, अलग हो जाता है, ठीक है। वह पहले तो इकट्ठा था, लेकिन जैसे हमने उसे पटक दिया वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो जब वह टूट गया तो क्या हुआ, अलग हो गया, वियोग हो गया। तो उसी तरह जब यह क्रिया रासायनिक चीज़ों में होती है तो इसे हम वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे देखो, हमने मान लो हमारा है चूने का पत्थर। अब चूने के पत्थर को जब हमने गर्म किया तो यह क्या हुआ कि यह बुझे हुए चूने में यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो, टूट गया। देखो यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, यानी कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहाँ पर दोनों एक ही थे, लेकिन जैसे ही हमने इन्हें उष्मा दिया, अपघटन किया, यह दोनों अलग अलग हो गए, यानी पहला बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह की जो अपक्रिया होती है, जब दो या दो से अधिक आपस में मिल करके नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। लेकिन जब कोई एक होती है, कोई एक रसायन है, उसके ऊपर जब हम क्रिया करते हैं, यदि वह कई टुकड़ों में मतलब कई भागों में बट जाती है, तो इस तरह की अपक्रिया को ही वियोजन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने उष्मा दिया तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, टूट गया। अब यहाँ पर आई बात बैलेंसिंग करने की, तो बैलेंस देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, कैल्शियम 1 कार्बन 1 है। इस जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे चूने का पत्थर भी कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना भी कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड अपक्रिया समझ में आ चुका होगा, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, वियोग का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है। आपको ये अपक्रिया दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है भाई। इसमें जुड़ते हैं, इसमें अलग होते हैं। कोई एक चीज़ अलग अलग हो जाती है, इसमें कोई दो चीज़ एक हो जाती है, बस वही चीज़ है। इसमें परिभाषा है, परिभाषा यहाँ पर भी है, एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, क्या है कि आप लोग परिभाषा पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके केवल आप इसके एग्जाम्पल्स, यानी कि आपके बुक में केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में जितने भी क्रियाओं के उदाहरण होंगे, आप लोग उन उदाहरणों को, इस तरह के जो उदाहरण होंगे समीकरण टाइप, इन उदाहरणों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में परिभाषा बहुत कम पूछता है, केवल एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। आपको ऐसे लिख करके नहीं देगा, आपसे बोलेगा हिंदी में कि जब हम पानी यानी कि जल और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, इसे आप रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, जब आप
इस तरह के किए होंगे तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग इसके इन सभी अपक्रियाओं के एग्जाम्पल्स में, आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यह गलती मुझसे हो चुकी है। मैंने केवल परिभाषाओं पर ध्यान दिया था, एग्जाम्पल्स पे नहीं। अभी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है, बस 2-4 दिन में आने ही वाला है। तो मैंने देखा कि इस बार पेपर में सभी के एग्जाम्पल्स पूछ लिए। केवल उसने 7 रासायनिक समीकरण पूछ लिए थे, ठीक है। तो मैंने परिभाषा पढ़ा था और एग्जाम्पल भी पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा करके हमने कर भी लिया था। तो मैं चाहता हूँ कि वह गलती आपके साथ ना हो, तो आप लोग जरूर एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए, ठीक है, आपके बुक में जितना हो। अब बात करते हैं तीसरे अपक्रिया की। तीसरे अपक्रिया का नाम है विस्थापन अपक्रिया। क्या? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अब मान लो कोई वस्तु है, यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर छोटा सा बॉक्स में बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, यह कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। अब यह कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई। कहाँ चली गई? यहाँ से यहाँ चली गई। अब यह वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये इसका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। विस्थापन हो गया। तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ही विस्थापन होता है। अब बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन शब्द का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो ये बात हुई। अब बात आता है विस्थापन अपक्रिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है हमारा विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि विस्थापन अपक्रिया मैं आपको इस वीडियो में केवल इसका परिभाषा और एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब विस्थापन अपक्रिया से रिलेटेड एक और चीज़ है, उसका नाम है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता श्रेणी जिसे हम कहते हैं, उस श्रेणी में हमारे लगभग कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, जिसका नाम है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, यानी कि मरकरी, चांदी, सोना। तो उन वह कुछ सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, वह सीक्वेंस में होते हैं। तो उन्हें पढ़ाने के लिए हमको एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप लोग केवल इसका परिभाषा और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। देखो, तो विस्थापन शब्द आपको समझ में आ चुका है, उसका अर्थ क्या होता है। विस्थापन मतलब होता है स्थानांतरण, अलग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। अपक्रिया की बात करेंगे तो जब अपक्रिया हो रही तो वहाँ बात और हो गया। जिस अपक्रिया में, परिभाषा की बात बता रहे हैं, जिस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। उदाहरण है जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखो, नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि पहली बार में मुझे भी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया था। तो मैं यहाँ पर क्रियाशीलता श्रेणी लिख करके बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये दोनों अपक्रिया मैं बता ही चुका हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमारा है क्रियाशीलता श्रेणी, जिस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी। देखो क्या है, यह हमारा है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है, Hg, Ag, Au। तो यह हमारी क्रियाशीलता श्रेणी, इसे हम क्रियाशीलता श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस श्रेणी का अपने आप में बहुत ही महत्व है। यह जो हमारा श्रेणी है, ये इस श्रेणी से यूपी बोर्ड में 1 से 2 MCQ और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको इस श्रेणी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो, तो क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, इस श्रेणी को पढ़ने के बाद ही आपको विस्थापन अपक्रिया समझ में आएगी, और विस्थापन अपक्रिया समझ में आएगी तो विस्थापन अपक्रिया भी समझ में आएगी। तो देखो, यह हमारा है पोटेशियम सबसे टॉप पे, और सबसे नीचे हमारा है सोना,
ठीक है। जो हमारा सोना होता है उसे हम मान लो पानी में डाल दें तो कोई क्रिया नहीं करता है, ठीक है, कोई क्रिया नहीं करते हैं, चाहे ठंडे पानी में डालें चाहे गर्म पानी में डालें, ठीक है। लेकिन यदि हम पोटेशियम को या सोडियम को जैसे ही पानी में फेंकते हैं, ठीक है, पानी में तुरंत ही अब क्रिया करके विस्फोट हो जाता है। यानी कि इनकी जो क्रिया करने की मतलब ये क्रिया इतनी तीव्र गति से करते हैं। आप सोडियम को लीजिए, उसको पानी में फेंक दीजिए, वह तुरंत ही अब क्रिया करके फट जाता है, इतना ही क्रियाशील होता है। लेकिन यदि हम सोने को पानी में फेंक दें तो कोई अब क्रिया नहीं होती है। इसी के आधार पर जो तत्व क्रिया बहुत ही तीव्र से करते हैं और जो तत्व क्रिया बहुत ही स्लो करते हैं, उन्हीं की बेस पर यह क्रियाशीलता श्रेणी बनाई गई है। तो इस श्रेणी में सबसे पहले जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं उन्हें रखा जाता है और सबसे पीछे जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं उन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पोटेशियम, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम Na सोडियम, ठीक है, और Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। देखो क्रियाशीलता श्रेणी का महत्व क्या है, देखो कि तो बात क्या है, जो यह हमारा पोटेशियम है, यह सोडियम को उसके जलीय विलयन से हटा नहीं सकता है। मतलब यह पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है, लेकिन यह सोडियम पोटेशियम को उसके जलीय विलयन से नहीं हटा सकता, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। इसी तरह यह हमारे सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, लेकिन यह कैल्शियम इसको नहीं हटा सकता। उसी तरीके से जिस तत्व के आगे वाले, ठीक है, तत्व हैं वह उस तत्व को हटा सकते हैं, लेकिन जो पीछे वाला तत्व है अपने से आगे वाले तत्व को नहीं हटा सकता। तो यही बात इसमें कहा गया है कि जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर समझो, यह हमारा है जिंक है और यह हमारा है कॉपर। क्या है? जिंक है, कॉपर। आप इस क्रियाशीलता में देख रहे होंगे, पहले है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। इस कॉपर से आगे हमारा जिंक है। तो जो हमारा जिंक है इस कॉपर को हटा सकता है। क्या कर सकता है? उसके जलीय विलयन से हटा सकता है, लेकिन यह कॉपर इस जिंक को नहीं हटा सकता। तो यह जिंक इस कॉपर को इसके विलयन से हटा सकता है? हटा सकता है, क्योंकि इससे यह अधिक क्रियाशील है। तो वही हमारा परिभाषा में कह रहा है, देखो, जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आपको विस्थापन शब्द का अर्थ पता है, ठीक है। तो उदाहरण है, हमने लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमने लिया, तो यह जिंक है, इस कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया? हटा दिया। जिंक ने कॉपर सल्फेट को हटा दिया, क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील है। तो जब इसको हटा दिया तो क्रिया होने के बाद हमारा बना जिंक सल्फेट। क्या बना? जिंक सल्फेट। और कॉपर बेचारा अलग हो गया, क्योंकि वह कम क्रियाशील है जिंक से, इसीलिए जिंक उसको ताड़ दिया। वही बात है भाई, इस दुनिया में चाहे वह तत्व हो चाहे वह इंसान हो, यदि सीधा है गरीब है तो उसका कहीं पर कुछ भी रवा नहीं है। यदि वह अमीर है ताकतवर है उसके पास सब कुछ है तो उसी की ही सुनवाई होती है। उसी तरीके से बात यहीं पर भी है। अब देखो, कॉपर इससे भाई कम ताकतवर था, तो यह इसको हटा दिया, इसको अलग कर दिया, छाट दिया और इसको अपने साथ मिला लिया। वही बात है। तो आई होप आपको तीसरी अभिक्रिया, जो इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यदि आपको वीडियो में ये सभी अभिक्रियाएं अच्छे से तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं चौथी अभिक्रिया, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर द्वि क्या आया है? विस्थापन यहाँ पर भी है, यहाँ पर द्वि क्यों आया है? देखो, यहाँ पर केवल इस अभिक्रिया में केवल एक ही तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों तत्व, एक ये तत्व और एक ये तत्व, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा गया, क्योंकि इसमें दो तत्व एक दूसरे को उसके जलीय विलयन से हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। इसमें केवल एक तत्व को हटाता है, लेकिन इसमें दो तत्व एक दूसरे अपने अपने जगह को चेंज कर लेते हैं, ठीक है।
तो विस्थापन अपक्रिया आपको समझ में, विस्थापन शब्द का अर्थ पता होगा। तो बात करते हैं परिभाषा, द्विविभाषा समझ में। तो वे अपक्रियाएं जिसमें यौगिकों के दो आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है, यही हमारे दो आयन, एक आयन ये हो गया, एक आयन ये हो गया, ठीक है, यही हमारे दो आयन, एक आयन ये हो गया और एक आयन ये हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है वे अपक्रियाएं जिसमें यौगिकों के दो आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है और नया यौगिक बनता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। एक आयन यहाँ है भाई और एक आयन यहाँ है, यह भाई साहब यहाँ आ गए और यह भाई साहब यहाँ चले गए, तो ये दोनों आयन परस्पर विस्थापित हो गए, ये यहाँ गया वहाँ। हमने आपको बताया जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगी तो इसे हम कहते हैं विस्थापन, विस्थापित हो गई, क्या होगी, विस्थापित हो गई। तो वही चीज़ तो कह रहा है, जो अपक्रियाएं जिसमें, वे अपक्रियाएं जिसमें यौगिकों के दो आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है और नया यौगिक बनता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर दो आयन परस्पर विनिमय हो रहेगा। तो इस तरह की अपक्रिया समीकरण आपको कहीं दिखे कि यह वाला यहाँ पर हो गया, यह वाला यहाँ पर हो गया, तो हमारा बना क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और यहाँ पर हमारा था सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट था, तो ये सिल्वर यहाँ पर क्लोरीन के पास चला गया और हमारा सोडियम नाइट्रेट के पास आ गया। तो इस तरह का समीकरण आपको तो कहीं दिखे, इस तरह की अपक्रिया आपको कहीं दिखे तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि हाँ यह द्विविस्थापन अपक्रिया है। अगर कहीं पर दो अभिकारक आपस में मिल रहे हैं तो हमारा संयोजन अपक्रिया है, और दो अभिकारक एक थे अब अपक्रिया करने के बाद अलग अलग हो रहे हैं तो हमारा कौन सा अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। लेकिन यदि कहीं एक अपक्रिया, एक तत्व ये है, एक तत्व ये है, इससे यह तत्व ज़्यादा ताकतवर है, आपको ये लग रहा है कि यह वाला यहाँ पर आया, इसको हटा दिया, तो इस तरह का आपको कहीं पर समीकरण दिखे, अपक्रिया दिखे, तो वह समझ जाना कि यह हमारा क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। यदि आपको दिखे कि यह दोनों एक दूसरे, इसके स्थान पर यह आ गया, इसके स्थान पर यह आ गया, इस तरह का आपको कहीं समीकरण दिखे तो समझ जाना आप क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। तो आई होप आपको रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में जितने भी प्रकार थे, जितने भी परिभाषा थी, जितने भी एग्जाम्पल थे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है। समझ में आने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी पढ़े, और कहीं पर मिस्टेक हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, मैं आगे से सुधार करूँगा, आगे से अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा यदि आप कमेंट में करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको बताऊंगा। मैं एक बार आपसे फिर से कहना चाहता हूं, इन अपक्रियाओं के जितने भी एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना ही है। अगर नहीं करेंगे भाई तो पेपर में फंसेंगे, ठीक है। तो सब हर कोई बच्चा मेहनत करता है पेपर में अच्छे रैंक लाने के लिए। तो अच्छे रैंक कब आएंगे, जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे रैंक नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू।